हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लोज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लोज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्लोज कल का जो वीडियो था उसमें हमने केवल क्लोज की बेसिक जानकारी ली थी। आज हम क्लोज को डिस्कशन करेंगे विस्तृत रूप से। तो बात करते हैं हम सबसे पहले रिलेटिव क्लोज। मैंने क्या कहा था कल के वीडियो में, मैंने बताया था कि हम सबसे ज़्यादा फोकस रिलेटिव क्लोज पर ही रखेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे सारे, लेकिन फोकस अपना किस पे रहेगा, रिलेटिव क्लोज पे रहेगा या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम एंड कंडीशन वाले पे रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज रिलेटिव क्लोज को, ठीक है। तो रिलेटिव क्लोज को समझने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है हु, whom, that, which, whose। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब सबसे पहले ये समझना है कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हु और whom की। तो हु का प्रयोग कहाँ करते हैं और whom का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हु और whom दोनों का प्रयोग हम करते हैं पर्सन्स के लिए। पर्सन्स मतलब व्यक्तियों के लिए, जो कोई भी व्यक्ति है उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हु और whom का प्रयोग करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हु का जो प्रयोग है वो किसी सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा? किसी सब्जेक्ट के लिए, यानी हु सब्जेक्ट ही होता है। इसका मतलब हु का प्रयोग हम किसी सब्जेक्ट के स्थान पर ही कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरी whom की। तो whom का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? whom का प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। दोनों का प्रयोग होता है पर्सन्स के लिए ही, लेकिन हु का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, whom का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। अब एक बात और याद रखनी है, अपन जब किसी पर्सन्स के लिए यूज कर रहे हैं प्रोनाउन का, तो वहां पर हु भी होगा और दैट भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पर्सन्स के लिए हु का प्रयोग भी कर सकते हैं और दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हु और दैट दोनों का प्रयोग पर्सन्स के लिए होता है, लेकिन ध्यान रखना हु का प्रयोग सब्जेक्टिव के लिए होता है, whom का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। अब बात करते हैं आगे। दैट का प्रयोग पर्सन्स के लिए हमने पढ़ लिया। दैट और विच, ध्यान रखना दैट और विच है, दोनों का प्रयोग होता है वस्तुओं और जानवरों के लिए, यानी कि थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए। किनके लिए? थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए हम विच का और दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर ज्यादा इसमें जानवरों और वस्तुओं के लिए प्रयोग करें तो जानवरों के लिए विच का प्रयोग ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग, लेकिन विच और दैट को हम अथवा में यूज कर सकते हैं। विच के स्थान पर दैट, दैट के स्थान पर विच हो सकता है। तो विच और दैट का प्रयोग वस्तुओं एंड जानवरों के लिए होता है। इसके बाद बात करते हैं whose। whose का प्रयोग पर्सन्स के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। लेकिन ये यूज क्या करता है? ये इस पर्सन का, इस थिंग का या इस एनिमल का दूसरे नाउन से संबंध बताता है। जो सब्जेक्ट सेंटेंस का दूसरा प्रोनाउन है या नाउन है, उसके साथ में इन पर्सन्स का, थिंग्स का और एनिमल्स का क्या बताता है? संबंध बताने के लिए whose का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, रिलेटिव क्लॉज को पढ़ने से पहले हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम पढ़े हैं। तो सर्वनाम शब्द का हिंदी में आपने सुना होगा और परिभाषा क्या कहती है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, और सर्वनाम का काम क्या है? वो क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यही परिभाषा है, हिंदी में आपने पढ़ी होगी। भाई सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं। अब यही परिभाषा अंग्रेजी में होती है। तो जो संज्ञा मतलब जो नाउन है, जिस नाउन का प्रयोग, जिस प्रोनाउन का प्रयोग जिस संज्ञा के स्थान के लिए हो रहा है, तो वो क्या करता है ना। ये प्रोनाउन की परिभाषा क्या हो गई कि नाउन है, जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जिस प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं।
तो देखते हैं प्रोनाउन का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं कि वाक्य में यानी सेंटेंस में बार बार नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। अगर बार बार हम एक ही नाउन को प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया राम गोज टू जयपुर, राम इज माई फ्रेंड, तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो राम राम का शब्द का बार बार जब उल्लेख करते हैं तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ताकि वो पुनरावृत्ति उस नाउन की बार बार नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग क्या करते हैं, उस संज्ञा के स्थान पर करते हैं जो क्या करती है, एक समान होती है। संज्ञा कैसी होनी चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, दोनों सेंटेंस का नाउन सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, ये मैंने लिखा। अब मैं दूसरा क्या बात हूँ, राम के बारे में दूसरी जानकारी क्या दे रहा हूँ, राम इज माई फ्रेंड। सेंटेंस एक ही है ना, राम के बारे में उल्लेख हो रहा है, तो यहाँ पे राम राम, जब राम और राम दोनों नाउन समान है, दोनों नाउन समान है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस का जो राम है उसके स्थान पर हम किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे। और अब आपको पता है कि किसी पुरुष के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस राम के स्थान पर क्या कर देंगे, ही। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर क्या यूज हो गया, सर्वनाम यूज हो गया, प्रोनाउन यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये यूज किया, तो इज माई फ्रेंड। यही क्या होता है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि बार बार किसी नाउन की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये बात क्लियर है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। देखिए, अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा, उस सेंटेंस से हम इसको समझते हैं। जैसे अपने पास में सेंटेंस क्या था, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज कर लिया इसके स्थान पर, तो ही इज माई फ्रेंड। ये अपने पास में सेंटेंस है। तो जब कभी भी हम दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं। अब मैं ये काम करता हूँ, इस सेंटेंस को प्रथम सेंटेंस यानी पहला सेंटेंस हम इसको नाम दे सकते हैं, यानी पहला फर्स्ट सेंटेंस इसको नाम हमने दे दिया। इसको मैंने दे दिया सेकंड सेंटेंस। हो गया क्लियर, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अब अपने पास में दो सेंटेंस हो गए, अब इसका रूल बनाते हैं हम। मैं पहला रूल बनाता हूँ, रूल नंबर 1। रूल नंबर फर्स्ट है वो अपने पास में है। पहला नियम, ध्यान देना, ध्यान से समझना। पहला नियम क्या कहता है कि यदि क्या होता है, पहले सेंटेंस का, प्रथम सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, प्रथम नियम हम पढ़ रहे हैं। देखो, प्रथम नियम क्या कहता है, यदि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, अब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समान है। बात समझ में आ रही है कि पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अब दूसरे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यदि वो सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समान है, तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, प्रथम सेंटेंस जो है अपने पास में
प्रथम सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ये एक परिभाषा हमने बना ली कि क्या करेंगे जब हम किसी क्लोज को या किसी सेंटेंस को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो जो पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट भी हो सकता है और उसका ऑब्जेक्ट भी, सॉरी इसका सब्जेक्ट, लेकिन इसका क्या हो सकता है, इसका सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जब क्या होगा, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समान होता है, तो जब कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो पहला सेंटेंस है उसके तुरंत बाद, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि अपने पास में इस दोनों सेंटेंसेस में समान कौन है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि दो नाउन समान होंगे तब ही हमने क्या किया था, यहाँ पर इस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट समान है, तो हमें क्या करना है, समान समान को ही ढूंढना है और समान समान के स्थान पर ही किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट समान है, इसका सब्जेक्ट समान है, हो सकता है यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो और इसका कोई ऑब्जेक्ट समान हो, लेकिन अभी यहाँ पर अपने पास में क्या समान है, सब्जेक्ट समान है। तो हम क्या करेंगे, इससे ध्यान ये रखना, दूसरा सेंटेंस है ना, दूसरे सेंटेंस में ही हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। पहले सेंटेंस में किसी को नहीं हटाना है, केवल हमें दूसरे सेंटेंस में या तो कोई सब्जेक्ट होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इनके स्थान पर ही हमें क्या करना है, किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है। या तो सब्जेक्ट होगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें क्या करना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, दूसरे सेंटेंस के रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको पता है ये राम क्या है, पर्सन है, तो इसके लिए आप कौन से प्रोनाउन का यूज करोगे, होगा। क्यों कर रहे हो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट है ना और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। यदि ये समान है ना, ये, तब यहाँ पर इस सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तब हु आएगा। यदि यहाँ का ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से समान होता तब हम क्या करते, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता ना, तब हम यहाँ पर whom का प्रयोग करते हैं, क्योंकि whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, who का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, who हो जाएगा। अब आपको ये पता है, तो राम क्या है, अपने पास में सब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट समान है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से समान है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट के पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो अपने पास में यहाँ पे इसके स्थान पर हमें क्या यूज करना है, who का, तो इसको हटा करके क्या करना है, who का प्रयोग करना है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन को, ध्यान देना, बात को ध्यान से सुनना, किसी भी, यहाँ पे सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग यदि हम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो दूसरा सेंटेंस है वो सारा का सारा ही उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर हमने राम के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, तो राम क्या था, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हु यूज कर लिया, यानी ही के स्थान पर तो हु आ गया। अब ये जो सेंटेंस बच गया ना, इसको इस हु के साथ में ही रख दो, हो गया। तो क्या हो जाएगा, हु इज माई फ्रेंड, हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कौन सा बचाया, ये बचा हुआ है ना, तो इसको क्या कर दो, सबसे लास्ट में रख दो, तो क्या हो जाएगा, इज ए गुड बॉय। क्लियर, क्या बात समझ में आई कि क्या होगा, जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से समान होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं और दूसरे सेंटेंस का शेष बचा हुआ हिस्सा उस रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज करते हैं और बाद में क्या करते हैं, पहले सेंटेंस का बचा हुआ सेंटेंस है वो सबसे लास्ट में यूज करते हैं। तो देखो, ये तो अपने पास में कौन सा हो गया,
ये तो हो गया दूसरा सेंटेंस। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला हिस्सा, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पहला सेंटेंस। इसका मतलब जब हम सब्जेक्ट के बाद में किसी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो दूसरा सेंटेंस पहले आता है और पहला सेंटेंस बाद में चला जाता है। क्लियर है? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगले नियम की तरफ। दूसरा नियम, पहला नियम कंप्लीट, अगले नियम की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अपन अगले नियम की ओर, अगले रूल की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? ध्यान से देखना। यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के समान है, सॉरी से समान, ऑब्जेक्ट से समान है, तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। और करना क्या है? केवल दोनों सेंटेंसेस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। कुछ ही नहीं करना है। यदि क्या होता है, यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से, अब आपके बात क्या समझ में आ रही है मैं देखना एक बार से समझा रहा हूँ। पहला सेंटेंस काल्पनिक बना रहा हूँ मैं, ये वाला, दूसरा सेंटेंस ये वाला। तो हमने पहला नियम क्या पढ़ा था? पहला नियम पढ़ा था इसका सब्जेक्ट समान होना चाहिए इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से। दूसरा नियम हम क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा नियम ये पढ़ रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इधर तो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इधर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इधर भी बाद में इस रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ प्रयोग करेंगे। यदि इधर का ऑब्जेक्ट है तो फिर इधर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से समान है, तो हमें करना क्या है? उस सब्जेक्ट के स्थान पर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, या फिर उस ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। और बाकी करना क्या है? कुछ नहीं करना, दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। जबकि पहले नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है, और फिर क्या होता है? दूसरा सेंटेंस, और फिर बाद में क्या हो जाता है? पहला सेंटेंस। यही हुआ था, यही किया था हमने भाई। जब हम पहले नियम में पढ़े थे तो हमने क्या किया था? यहाँ पे जब सब्जेक्ट के बाद में हम यूज कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? दूसरा सेंटेंस को पहले लेकर के आ रहे थे, पहले सेंटेंस को बाद में लेकर के जा रहे थे। दूसरे नियम में कुछ नहीं करना है। यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से समान होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों सेंटेंसेस को अपने स्थान पर रखना है और उस शब्द को हटा देना है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। उस स्थान से जहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को उसको हटा दो, यदि ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस का तो उस स्थान से उसको हटा करके दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है। क्लियर? अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं। देखो अपने पास में एक उदाहरण है, गॉड हेल्प्स डॉग्स, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है दे हेल्प देमसेल्व्स। दे हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, इस प्रकार हम इसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है पहला सेंटेंस का। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, और ये अपने पास में देमसेल्व्स है। देमसेल्व्स है अपने पास में रिलेटिव
प्रोनाउन का है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, themselves प्रोनाउन का ही हिस्सा है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो बात करते हैं, देखो गॉड हेल्प दोज, दोज बहुवचन है और ये किसके लिए आया है, इनके लिए आया है, इसके लिए आया है, किसके लिए आया है, इसके लिए आया है यहाँ पर। तो इसका ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट से समान है, तो हमें क्या करना है, जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे केवल और केवल, क्योंकि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या है, समान है दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से। तो हमें करना क्या है, अगर ऑब्जेक्ट समान होता है तो उसको हटा करके हमें क्या करना है, किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है। तो यहाँ पे कोई पर्सन के लिए ही आया है, पर्सन के लिए आया, तो पर्सन ये सब्जेक्टिव है तो हुआ गया। हमें क्या करना है, इसको हटाना है, और करना क्या है, ये कर दिया हमने, गॉड हेल्प दोज, बस पहला सेंटेंस अपने स्थान पर रहेगा। करना क्या है, बीच में, दोनों के बीच में लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, फिर क्या किया, बच गया जो सेंटेंस उसको लिख दिया हेल्प देमसेल्व्स। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये करना है। दूसरा नियम ये कहता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये देखिए, ये लिखिए, इसको आगे चलते एग्जाम्पल्स करते। चलो अपने पास में कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, उनको हम हल करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन फर्स्ट सेंटेंस से करते हैं। देखो सबसे पहला सेंटेंस क्या कहता है, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम यस्टरडे, और अपने को इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है whom का, ठीक है। तो whom का यूज करना है, तो देखो whom है वो किसके लिए यूज होता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इसका मतलब दूसरे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होगा वो पहले सेंटेंस के किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से समान होगा। तो यहाँ पे who है, whom है, और whom ऑब्जेक्ट होता है, तो ये किसके लिए आएगा, इस whom के, इस him के लिए आएगा। तो अब ये हिम है वो पहले सेंटेंस में किससे समान है, ये हमें देखना है। तो पहले सेंटेंस में देखो द बॉय इज माय फ्रेंड, तो यहाँ पे द बॉय के लिए क्या आया है, हिम आया है। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, द बॉय, ठीक है। अब सब्जेक्ट है और इससे ऑब्जेक्ट समान है, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन को इसके तुरंत बाद में यूज करना है। तो हमें क्या करना है, केवल इसको हटाना है और whom का प्रयोग कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। बस अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हटा करके हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना और फिर पूरे सेंटेंस को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सेंटेंस पहले आ जाएगा, तो whom you met, हिम हट गया और yesterday, ये हो गया पहला से दूसरा सेंटेंस। और पहला सेंटेंस कौन सा बचा हुआ था, इज माई फ्रेंड वाला, तो वो सबसे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, इज माई फ्रेंड हो जाएगा। इस प्रकार से पहला सेंटेंस अपना क्लियर। आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। वी नो और अ लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हियर, अपने पास में हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है। और हु आपको पता है किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए। तो दूसरे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होगा तो पहले सेंटेंस से समान है। तो पहले सेंटेंस देखो, वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज, यहाँ पर अ लॉट ऑफ बॉयज है वो किससे समान है, दे से समान है। तो हमें क्या करना है, दे को हटाना है, और ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का उससे समान है। तो ऑब्जेक्ट समान होने पर हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से समान होने पर हम क्या करते हैं, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते, केवल क्या करते हैं, दोनों सेंटेंसेस के बीच में किसी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर देते हैं और जिसके लिए यूज कर रहे हैं उस शब्द को हटा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो हटाना है, देखिए स्थान पर क्या रखना है, हु रखना है। और अपना दूसरा सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा, वी नो अ लॉट ऑफ बॉयज हु प्ले हियर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट समान था तो हमने क्या कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन को दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दिया। तीसरा सेंटेंस क्या है, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज स्टैंडिंग हियर। ठीक है, हमें क्या करना है, हु का यूज करना है। हु क्या होता है, सब्जेक्टिव, तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होगा और किससे होगा, पहले सेंटेंस से। तो पहले सेंटेंस का कौन समान है, सब्जेक्ट समान है। तो क्या हो जाएगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, क्या हो जाएगा, इज माई फ्रेंड। क्लियर,
आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। गणेश इज एन IAS, ठीक है। हिज फादर इज ए कारपेंटर। तो यहाँ पे हुज का प्रयोग है। अब हुज क्या होता है? रिलेटिव, मतलब पजेसिव होता है, रिलेटिव पजेसिव प्रोनाउन होता है हुज। तो यहाँ पे पजेसिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? माई है, ओवर है, योर है, हिज है, हर, देयर, इट्स। तो जब कभी भी हुज का प्रयोग आएगा तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब कभी भी हुज का प्रयोग पूछा जाता है, तो जब कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी विशेष ध्यान रखना, जब कभी भी हुज का प्रयोग आता है तो हुज आपका क्लियर हो जाएगा। जब कभी भी हुज का प्रयोग आएगा, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने की बात होती है, तो दूसरे सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई एक शब्द रहेगा और आपको करना क्या है? उन शब्दों में से, उनमें से इन जो भी शब्द आएगा उस शब्द को हटा देना है और उसके स्थान पर क्या करना है? हुज का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर आपको इधर देखना है कि ये इधर वाला जो है प्रोनाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये किससे समान है? तो क्या है? गणेश से समान है हिज फादर, क्योंकि गणेश के ही पिताजी हैं। IAS कौन है? गणेश है, लेकिन गणेश के कौन है? ये पिताजी। तो ये किससे समान है? गणेश से। तो इसका मतलब इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अपने पास में गणेश हुज फादर, क्योंकि हमने क्या कर दिया? हिज के स्थान पर क्या कर दिया? हुज का। हुज फादर इज ए कारपेंटर इज एन IAS। इस प्रकार से हो गया चौथा सेंटेंस क्लियर। पांचवें सेंटेंस पे चलते हैं। द हाउस इज कॉस्टली। द हाउस इज कॉस्टली, अपने पास में क्या है? इट इज मॉडर्न। तो यहाँ पे देखो विच का प्रयोग है, और विच का प्रयोग हम करते हैं किसी थिंग के लिए या फिर किसी जानवर के लिए, एनिमल के लिए। तो अपने पास में देखो विच का प्रयोग है, और आपको पता है किसी भी जानवर या फिर वस्तु के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसका मतलब इट है दूसरे सेंटेंस का, वो पहले सेंटेंस से समान होगा। तो पहले सेंटेंस में कोई वस्तु होगी या कोई जानवर होगा, उसी से समान होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वस्तु या कौन है? हाउस है। तो यह हाउस किससे समान है? इट से। तो हमें इट के स्थान पर क्या यूज करना है? विच का। तो क्या हो जाएगा? पांचवा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द हाउस, और पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे विच के स्थान पर क्या हो गया? विच हो गया। विच इज मॉडर्न, ठीक है। बाद में कौन सा सेंटेंस? पहला सेंटेंस बच गया, इज कॉस्टली। तो क्या हो जाएगा? इज कॉस्टली। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। 6 नंबर, दिस इज द बॉय। दिस इज द बॉय, ध्यान रखना, द बॉय, ठीक है। यू बीट हिम। यहाँ पे दिस के लिए नहीं आया है, ये हिम, ये किसके लिए आया? द बॉय के लिए आया है हिम। इसका मतलब ये किससे समान है? इस ऑब्जेक्ट से समान है। तो ऑब्जेक्ट समान है। हमें करना क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन होम है, ये भी किसके लिए यूज होता है? होम के लिए यूज होता है। हमें क्या करना है? इसको हटा देना है, बस इसको यहाँ से हटा दो। और करना क्या है? दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। हो जाएगा कंप्लीट। दिस इज द बॉय होम यू बीट। क्लियर, क्लियर है। अब चलते हैं अपन इस रिलेटिव क्लोज का लास्ट स्टेप है, उस पे वो होता है किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन को हम जब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो वो अपना नेक्स्ट नियम है। चलो चलते हैं उस पर। देखो बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का जब हम यूज करते हैं किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का मतलब होगा उस किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आएगा। इसका ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया, ये ऑब्जेक्ट का मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद में आएगा। जैसे हम वर्ब के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी प्रकार प्रीपोजिशन के बाद में आएगा तो ही ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अपने पास में देखना है हमें कि क्या करना है। देखो पहले सेंटेंस में क्या है? पहले सेंटेंस में क्या है? द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? अपने पास में एडजेक्टिव है।
इसमें किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं है। तो पहले सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन होगा भी नहीं, दूसरे सेंटेंस में ही होगा। तो देखो आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये अपने पास में ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट है, हमें यूज क्या करना है, होम। होम भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। होम भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस के स्थान पर होम का यूज करना है। तो हमें क्या करना है, इस शब्द को हटा करके क्या लिखना है, होम लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये प्रीपोजिशन के बाद में हो गया। अब देखो ये होम है, ये हिम है, ये किससे समान है, किसके समान है, द स्टूडेंट से समान है, क्योंकि ये पर्सन है और यहाँ पर भी पर्सन है, तो ये इसके समान है। तो हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट हो गया, सब्जेक्ट है, इसके बाद में यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। तो हमने पहले नियम में क्या पढ़ा था, पहले नियम में क्या पढ़ा था, ये केवल हिम लेकर के आ रहे थे इधर, यानी होम लेकर के आ रहे थे। अब क्या होगा प्रीपोजिशन में, ये प्रीपोजिशन पूरा का पूरा इसके साथ ही रहेगा, ऐसे का ऐसा ही, विद होम। तभी तो क्या होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी प्रीपोजिशन आना है तो उसको ऐसा का ऐसा ही उठा करके इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद में रख देना है, तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप। तो यहाँ पे हमें क्या कर दिया, विद होम है, उसको पूरा का पूरा उठा लिया, तो विद होम हो गया। क्लियर, विद होम हो गया ना। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बाकी का जो दूसरा सेंटेंस बचा हुआ उसको यहाँ पे लिखना है और पहले सेंटेंस को लास्ट में करना है। क्या करना, पहले सेंटेंस को लास्ट में कर देना है। तो हो गया, दूसरा सेंटेंस का कौन सा हिस्सा बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बचा ना। तो यहाँ पे लिख दो, आई लिव द स्टूडेंट विद whom I live, और पहला सेंटेंस क्या बच गया, इज जीनियस, इज जीनियस। बस इतना सही है। तो ये देखो, ये रिलेटेड एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस है अपने पास में, द ब्रांच इज थिन, यू आर सिटिंग ऑन इट। वही बात है, बीच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वस्तु और जानवर के लिए। तो यहाँ पे अपने पास में देखो, ब्रांच क्या है, वस्तु है कोई, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन इट, इट का प्रयोग भी क्या होता है, वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग क्या कर देंगे, हम इट के स्थान पर कर देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो इससे समान है, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना सब्जेक्ट के बाद में। तो किस प्रकार हो जाएगा सेंटेंस, द ब्रांच ऑन विच, फिर बचा कौन सा, दूसरा सेंटेंस ये बच गया, इसको लेके आ जाओ, यू आर सिटिंग। पहला सेंटेंस क्या बच गया, इज थिन वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा इज थिन। क्लियर, बहुत आसान है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए, आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपको जो हम वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपनी स्टडी है वो जारी रख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।